मैं आज आपको 2003 की जापानी हॉरर मूवी वन मिस कॉल को एक्सप्लेन करूंगा और यूट्यूब के थ्रू आपको फील कराऊंगा कि जब मौत आती है तब कैसा लगता है। मूवी हमारी मेन कैरेक्टर यूमी के साथ शुरू होती है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही है। सभी यूमी के पीप होल्स के अजीब डर के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्कशंस के बीच हम देखते हैं कि एक सफ़ेद हाथ यूमी के कंधे पर है, जो उसके बगल में बैठी लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ योको नाम की एक लड़की आती है, जो कुछ समय पहले अपनी फ्रेंड के अंतिम संस्कार में थी, जिसकी डूबने की वजह से मौत हो गई थी। योको अपने हाथ साफ कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है, लेकिन एक अजीब रिंगटोन के साथ, जो कि उसकी नहीं है। कॉल उसके खुद के नंबर से ही आया हुआ है और जो वॉइस मेल छोड़ा हुआ है उसकी तारीख 18 अप्रैल रात 11:04 की है, जो 2 दिन बाद की है। जब वो वॉइस मेल सुनते हैं तो उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें एक स्टॉल से देख रहा होता है। वो अपनी खुद की आवाज़ सुनती है और आखिर में एक भयानक चीख के साथ वॉइस मेल ख़त्म हो जाता है। ग्रुप के बाकी लोग इसे एक प्रैंक मान लेते हैं। वे सभी एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और अनजाने में अपने स्वयं की मौत तय कर लेते हैं। अगले दृश्य में यूमी अपनी फ्रेंड्स के साथ एक लेक्चर अटेंड कर रही है, लेकिन किसी का भी प्रोफेसर पर ध्यान नहीं होता, क्योंकि उनके लिए अभी लड़कों के बारे में बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यूमी को एक अजीब फ्लैशबैक का अनुभव होता है, जहाँ कोई अपने पैर के नाखूनों को बहुत गहरा काट रहा हो। रात में उसे यूको उर्फ शराब के पहले शिकार का फ़ोन आता है। ठीक 11:04 बजे वॉइस मेल की तरह यूको की चीख सुनाई देती है, क्योंकि तभी किसी ने उसे पुल के नीचे आ रही ट्रेन पर धक्का दे दिया था। उसका कटा हुआ हाथ किसी तरह अभी भी शराब के अगले शिकार का नंबर डायल कर लेता है। यूमी यूको के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यूको की चीज़ों को देखते हुए उसे एक रहस्यमय आदमी मिलता है। 2 लड़कियों ने यूको की मौत के भयानक दृश्य का वर्णन किया है और उनका विवरण वास्तव में हमने जो देखा उससे कहीं अधिक भयानक लगता है। वे एक ऐसी महिला के बारे में बात करते हैं जो नफ़रत से भरी हुई थी, जो आपको फ़ोन के ज़रिए मारती है, फिर वो अपने विक्टिम के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर अपना अगला शिकार चुनकर उसे कॉल करती है। वो रहस्यमय आदमी उन दोनों लड़कियों की बात सुन लेता है। यूमी केंजी को यूको की मौत के बारे में बताती है। केंजी फिर उसे देखता है कि उसे भी 2 दिन पहले ऐसा ही कॉल आया था। वो शराब जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसे एक कोइंसिडेंस बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लिफ्ट खुल जाती है और कोई केंजी को लिफ्ट शाफ्ट में खींच लेता है और यूमी के ठीक सामने उसकी मौत हो जाती है। उसके मुंह से एक कैंडी गिरती है और अगले शिकार को उसके फ़ोन से कॉल किया जाता है। यूमी से पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें वो शराब के बारे में बताती है। जाहिर है वो उस पर विश्वास नहीं करते और मान लेते हैं कि दोस्त की मौत से लड़की सदमे में है। नात्सुमी शराब की अगली शिकार है। उसके फ़ोन से एक मिस कॉल पड़ा है, जिसकी तारीख आज से 2 दिन बाद की है और इसके साथ ही एक फ़ोटो भी आई हुई है, जिसमें उसके पीछे एक भूतिया हाथ है। जैसे ही उसके दोस्तों को इस बारे में पता चलता है, वो नात्सुमी के फ़ोन से अपने अपने कॉन्टैक्ट डिलीट करने शुरू कर देते हैं। वो उसके एग्जिस्टिंग रिचार्ज प्लान को रद्द कर देते हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके फ़ोन में कॉल आ चुका था। फ़ोन कॉल की खबर एक टेलीविज़न क्रू तक पहुंच जाती है और वो इसके बारे में नात्सुमी को परेशान करते हैं। होस्ट उसे एक नया फ़ोन देता है और तभी उस पर एक कॉल आता है। नए फ़ोन में उन्हें वही फ़ोटो दिखती है, लेकिन अब नात्सुमी के पीछे खड़ी होस्टली वूमेन और अच्छे से नज़र आ रही है। टीवी होस्ट समझ जाता है कि नात्सुमी की जान सच में बहुत बड़े खतरे में है और कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है कि जो भूत भगाने का काम करता है। यूमी गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन नात्सुमी टीवी होस्ट की मदद लेने के लिए तैयार हो जाती है। यूमी एक बार फिर उस रहस्यमय व्यक्ति को देखती है, जिसका नाम यामाचिता है। वो उसे एक जला हुआ सेलफोन दिखाता है, जो उसकी बहन का है, जिसकी मौत भी इसी शराब की वजह से हुई थी। वो बताता है कि उसकी बहन के पास एक कॉल आया था, जिसके 2 दिन बाद वो आग में जलकर मर गई। शराब के बारे में और जानने के वक्त वो एक विज्ञापन पढ़ती है, जिसमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी के भूत प्रेत को भगाने को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। यूमी हॉस्पिटल में एक इन्हेलर की आवाज़ सुनती है, जो उसे केंजी की मृत्यु से पहले सुनी थी। वे मेडिकल एग्जामिनर के पास जाती है और अस्थमा के दौरे से मरने वाले मरीजों के बारे में पूछती है। उन्हें
मिमिको मिजुनुमा के नाम की एक 10 वर्षीय लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी अस्थमा के दौरे की वजह से मौत हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद उसकी मां मैरी अचानक गायब हो गई। यामाशीता की बहन एक चिल्ड्रंस क्लिनिक में काम करती थी जहां मिमिको और उसकी छोटी बहन नैनेको पेशेंट से। मिमिको अस्थमा अटैक से परेशान थी, वहीं उसकी बहन की बॉडी पर बहुत सारे घाव थे जो शायद किसी ने जानबूझकर उस पर किए थे। दोनों को लगता है कि उनकी माँ किसी दिमागी बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची को पीटती होगी। और एक दिन मिमिको को अस्थमा अटैक आया, तब उसकी मदद करने के बजाय वो वहाँ बस खड़ी रही जिससे उसकी जान चली गई। उन्होंने नात्सुमी की जान बचाने के लिए पुलिस की मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ये कहकर मना कर दिया कि वो उस केस पर काम नहीं कर सकती जो अभी तक हुआ ही नहीं है। अब समय आ गया था कि पूरी दुनिया वो देखेगी जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, नात्सुमी अपनी मौत के बारे में सोचकर नर्वस होने लगती है, लेकिन टीवी होस्ट और गेस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तांत्रिक आता है और नात्सुमी पर जादू टोना करना शुरू कर देता है। वो एक अजीब सी रिंगटोन सुनती है और अचानक उसके हाथ में उसका फोन आ जाता है। तांत्रिक को एक अज्ञात शक्ति ने नात्सुमी से दूर फेंक दिया था और एक भूतिया सफेद महिला दीवार के पीछे से प्रकट हो जाती है। कैमरे में यूमी भूत को देखती है और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। नात्सुमी का शरीर मुड़ने लगता है और उसका सिर उसके शरीर से बेरहमी से अलग कर दिया जाता है। नात्सुमी को लाइव टेलीविजन पर मार दिया जाता है और कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। पिछले सभी विक्टिम्स की तरह एक ऑरेंज कैंडी उसके मुंह से बाहर आकर यूमी के सामने रुक जाती है। तभी उसे अपने फोन पर वही डेथ रिंगटोन सुनाई देती है। अब से 2 दिन बाद वही वॉइसमेल उसकी खुद की आवाज में सुनाई देती है जिसमें वो चिल्लाकर पूछती है, क्यों? यामाशीता ने उसका फोन तोड़कर फिश टैंक में फेंक दिया और दुखी मन से शराब पीने चला गया। यहीं पर हमें यूमी के पीप होल्स के डर का असली कारण पता चलता है। बचपन में उसकी माँ ने उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया था। यूमी की दादी ने घर के माहौल से परेशान होकर खुद को फांसी लगा ली, जिसे यूमी ने पीप होल से देख लिया था। छोटी बच्ची का अपनी दादी का ऐसी मौत देखना काफ़ी नहीं था। उसकी माँ ने अपनी सिगरेट से उसे कई घाव दिए थे। वे मैरी के अपार्टमेंट में इस उम्मीद में जाते हैं कि शायद उन्हें वहाँ कोई क्ल्यू मिल जाएगा ताकि पता चल जाए कि आखिर इस शराब के पीछे क्या कारण है। जब वे अपार्टमेंट की तलाशी कर रहे थे तो हमें एक फेक जंप स्केयर सीन दिखाया जाता है जिसमें कई सारे कौवे एक साथ खिड़की से टकरा रहे हैं, जो कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। उसे परिवार की एक खौफनाक फटी हुई तस्वीर मिलती है जिसमें मिमिको का चेहरा गायब है। यामाशीता को मिमिको का इनहेलर मिलता है और तभी यूमी के पीछे कैबिनेट की एक भूतिया महिला दिखाई देती है। ये पल यूमी को अंदर तक हिला कर रख देता है। यामाशीता कैबिनेट के अंदर देखता है जहां उसे बिना टेप के कैमकॉर्डर मिलता है। वो नैनेको को एक नर्सरी में पाता है, लेकिन वो बात नहीं करती। बच्ची के हाथ में एक टेडी बियर है जिसमें एक ट्यून बजती है जो कोई मामूली आवाज़ नहीं है। ये वही साउंड है जो विक्टिम्स के फ़ोन पर 2 दिन पहले कॉल आने पर सुनाई देती है। यूमी को पता चल जाता है कि एक पुराना झज्जर अस्पताल है जहां मैरी अक्सर आती थी। यामाशीता उसे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन इसके बावजूद वो अस्पताल जाने का फैसला करती है। वो अस्पताल पहुंचती है और अपने चारों ओर की लाइट्स ऑन कर देती है, लेकिन बात जब भूत वासित इंसान की आती है तो कोई भी प्रकाश आपको भूतों से नहीं बचा सकता। अचानक उसे चारों ओर से यामाशीता की रिंगटोन सुनाई देती है और कुछ पल के लिए यामाशीता को हॉस्पिटल में घूमते हुए देखती है। यूमी की जगह कोई और होता तो अब तक तो हॉस्पिटल से भाग चुका होता, लेकिन वो सोचती है कि शायद असल में ये यामाशीता ही है और उसे आवाज़ देकर बुलाने लगती है। उसका फ़ोन पूरी तरह से कीड़ों में ढक जाता है और तभी उसे खुद के ही नंबर से कॉल आने लगता है। लाइट्स अचानक ऑफ हो गई और लंबे काले बाल धीरे धीरे छत से नीचे यूमी की तरफ आने लगते हैं। मैरी रेंगते हुए उसके पीछे से पूरी खामोशी से आती है। फिल्म के अब तक के सबसे इंटेंस सीक्वेंस में मैरी पूरे हॉस्पिटल में यूमी का पीछा करती है। यूमी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने की कोशिश करती है। मेरे ख्याल से इसे अब तक समझ जाना चाहिए था कि भूत से लुका छुपी खेलने का कोई मतलब नहीं है। वो पहले ही ये खेल हार चुकी है।
अब उसके पीछे मैरी के अलावा मिमिको की आत्मा भी पड़ जाती है। यूमी देखती है कि एक कंटेनर जो मिमिको को उसकी तरफ धीरे धीरे धकेल रही है वो अचानक उसके हाथ में आ जाता है। वो बुरी तरह से डर जाती है और तभी यामाशीता वहां आकर उसे बचा लेता है। वे अस्पताल से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें हर दरवाज़ा बाहर से बंद मिलता है। यामाशीता अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लेता है और यूमी को दूसरे कमरे में ले जाता है और तभी एक रिंगटोन बजती है। लेकिन इस बार वो एक टेक्स्ट मैसेज है जिसमें यूमी को बताया जाता है कि वो 1 मिनट से भी कम समय में मरने वाली है। वो दोनों बचने की सारी आशा खो देते हैं लेकिन उसी वक्त यामाशीता की नज़र मैरी के सड़ते हुए शव पर जाती है जिसने एक फ़ोन पकड़ रखा है। ये वही ओरिजिनल फ़ोन है जिसे श्राप की चेन शुरू हुई थी। वो उस फ़ोन को लेकर कॉल कट कर देता है और राहत भरी सांस लेता है कि अब यह डेडली चेन रुक गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? यूमी का मानना है कि मैरी फ़ोन नंबर डायल करके उसे ढूंढ रही थी। अचानक मैरी के शरीर में जान आ जाती है। यामाशीता उसे जल्दी से पीछे खींचता है और मैरी पर जोरदार कुल्हाड़ी से अटैक करता है। वो अपनी बहन के भूत से भी मिलता है जो उसे बताती है कि हर मरने वाले इंसान के लिए एक अलग आसमान है। यामाशीता कुछ समझ नहीं पाता और इतने में वो गायब हो जाती है। मैरी यूमी को घेर लेती है और उसकी एब्यूजिव माँ का रूप धारण कर लेती है। उसका गला दबाने लगती है। हालांकि इसी से उसे बचने का रास्ता मिलता है और वो अपनी माँ को कहती है कि वो एक अच्छी बच्ची बनने के लिए तैयार है और हमेशा उसके साथ रहेगी। वो मैरी को गले लगा लेती है और रोने लगती है जिससे मैरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यामाशीता कमरे में आता है और देखता है कि यूमी ने मैरी की डिकम्पोज बॉडी को पकड़ रखा है। इस पॉइंट पर आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब ठीक हो जाएगा। पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंचती है और मैरी की बॉडी और उसका फ़ोन अपनी कस्टडी में ले लेती है जिसमें श्राप पीड़ितों के फ़ोन नंबर थे। पुलिस यूमी को घर ले जाती है और यामाशीता को नैनेको के डे केयर में बुलाया जाता है। वो उसे कैमकॉर्डर से लापता टेप दे देते हैं और अंत में हम अभिशाप की शुरुआत के पीछे की सच्चाई देखते हैं। नैनेको की चोटों के पीछे उसकी माँ का नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन मिमिको का हाथ था। वो जानबूझकर अपनी बहन को परेशान करती थी। एक दिन उनकी माँ मैरी ने ये सब देख लिया। मिमिको डर गई और उसको अस्थमा अटैक आ गया लेकिन मैरी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी इसीलिए वो उसे ऐसे पीछे छोड़कर नैनेको को हॉस्पिटल ले जाती है। इसमें नैनेको को एक तामसिक आत्मा में बदल दिया और उसने तुरंत मैरी को मार डाला। जब उसके अंदर इंसानों के लिए नफरत कम नहीं हुई तो उसने एक एक करके कई लोगों को मारना शुरू कर दिया और मैरी की ओर से पीड़ितों को चेतावनी के रूप में फ़ोन कॉल्स करने लगी। यामाशीता को रियलाइज़ हुआ कि श्राप अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और मिमिको की आत्मा अभी भी भटक रही है। ये बात बताने के लिए वो यूमी के घर जाता है और उसी वक्त घर में रखी घड़ी खुद को रिवाइंड करना शुरू कर देती है। यूमी अंदर भागती है और मिमिको को पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ देखती है। घड़ी वापस यूमी की मृत्यु के अनुमानित समय पर वापस आ जाती है। मिमिको धीरे धीरे यूमी की तरफ बढ़ती है। यामाशीता अपार्टमेंट के अंदर जाता है और देखता है कि यूमी चुपचाप सोफे पर बैठी हुई है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर दोनों गले मिलते हैं लेकिन यामाशीता के लिए ये हक काफ़ी भारी पड़ जाती है क्योंकि गले मिलते समय यामी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। मिरर के रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि यूमी को अब मिमिको ने पोजेस कर लिया था। एक ड्रीम सीक्वेंस में यामाशीता मिमिको के अपार्टमेंट में जाता है और उसे इनहेलर देकर मौत से बचा लेता है। मैं इसकी व्याख्या मिमिको के सपने के रूप में करता हूँ। जैसा कि उसकी माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने से इनकार कर दिया, वो संभवतः चाहती होगी उसे बचाना कि काश उसके पापा वहाँ होते, उसे मरने से बचा लेते, और अब वो काम यामाशीता यहाँ पर कर रहा है। अगले दृश्य में यामाशीता खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसे बचा लिया गया। लास्ट सीन में पोजेस्ड यूमी अपनी पीठ के पीछे एक चाकू पकड़े हुए खड़ी है। मिमिको ने अब नैनेको की जगह यामाशीता को अपना शिकार बना लिया और उसके मुंह में एक कैंडी रख दी। अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए वो कैंडी चबा लेता है। मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।